अगर आप लोग हेलो किटी मर्चेंडाइज के फैन हैं तो ये केस आपको ट्रॉमेटाइज कर देगा और आप लोग ये अडोरेबल लिटिल किटीज को कभी भी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। ये केस है एक लड़की का जिसका कटा हुआ सर एक हेलो किटी की डॉल के अंदर पाया गया था, लेकिन वो वहां तक पहुंची कैसे? लेट्स फाइंड आउट। इस केस की शुरुआत होती है मई 1999 में, जब एक परेशान सी 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन में एंटर होती है और वो वहाँ पर पुलिस वालों को बताती है कि वो एक भूत से परेशान है जो कि एक फीमेल का है। उसने पुलिस वालों को बताया कि उस औरत का भूत पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल वायर्स से कवर है और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून है। सबसे पहले तो पुलिस ने उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद इसने कोई नशा कर रखा है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रही है। मगर उसके बाद उसने पुलिस को एक अजीब सी बात बोली जिसको सुनकर वो लोग शॉक्ड रह गए। उसने पुलिस को बताया कि उसने एक मर्डर किया है और उसे पता है कि बॉडी कहाँ छुपी हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वो भूत उसका पीछा कई हफ्तों से कर रहा है और अगर मैंने आज आपको सारी सच्चाई नहीं बताई तो वो भूत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पुलिस को अभी भी पूरी तरीके से उसकी बातों पर बिलीव नहीं था। उस लड़की ने हांगकांग के ही एक अपार्टमेंट के बारे में पुलिस को बताया और क्योंकि मर्डर की बात आ चुकी थी इसलिए पुलिस वहाँ जाती है और जो उन्हें वहाँ पर मिलता है उसको देखकर वो हैरान रह जाते हैं। और वो जगह कोई क्राइम सीन की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि काफ़ी क्यूट लग रही थी। वहाँ पे बहुत सारे हेलो किटीज़ के अलग-अलग टॉयज़ और प्रोडक्ट रखे हुए थे। बहुत सारी हेलो किटी की स्टफ्ड डॉल भी उस घर में रखी हुई थी, मगर एक डॉल उन सभी डॉल से कुछ अलग दिख रही थी। ये एक ओवरसाइज्ड हेलो किटी की मर्मेड डॉल थी और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो पूरे नेशन को हिला के रख देने वाला था। और यही चीज़ इस केस को हांगकांग का सबसे डरावना केस बना देती है। पुलिस हॉरिफाइड थी, उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। इस केस की जो विक्टिम थी, जिसका इस केस में मर्डर हुआ था, उसका नाम था फैन मैनयेन। फैन की लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा बेकार थी। उसके पेरेंट्स ने बचपन में ही उसको छोड़ दिया था और वो एक लड़कियों के अनाथ आश्रम में बड़ी हुई थी और आप लोग तो जानते ही हैं अनाथ आश्रम में बच्चों का जीवन कैसा होता है। जब फैन 16 साल की हुई तो अनाथ आश्रम के लोगों को लगा कि अब वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन गई है, तो उन्होंने उसको एक तरीके से ऑर्फनेज से बाहर ही निकाल दिया। अब फैन के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था बिकॉज़ उसको नहीं पता था कि उसको एक जॉब कैसे मिलनी चाहिए, उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं थी। इसलिए वो बस हांगकांग की सड़कों पर अब घूम रही थी। अब सड़कों पर घूमने वाली लड़की थी, तो उसको नशे की आदत भी लग गई थी। वो छोटे-मोटे क्राइम्स भी करने लग गई थी। यहाँ तक कि इसकी हद तो तब पार हुई जब वो अपना शरीर ही बेचने लगी, यानी वो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई। मई 1996 में फैन एक आदमी से मिली जब वो एक नाइट क्लब में डांस कर रही थी एंड वो लेटर ऑन उसका हस्बैंड बना और उसके कुछ ही समय बाद उन दोनों को एक बेटा हुआ। और कुछ ही समय के लिए ही सही, मगर फैन को अब लगने लगा था कि उसका एक परिवार है और उससे लोग प्यार करते हैं। मगर फैन का हस्बैंड भी एक एडिक्ट था, वो भी नशे का आदी था, इसलिए ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और पड़ोसियों को अक्सर उन दोनों की लड़ने की आवाज़ें आती थी। लेकिन अब फैन अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका बेटा भी था और वो चाहती थी कि वो उसके बेटे की सारी ज़रूरतें पूरी करे। इसलिए वो बाहर निकलती है और एक जॉब लेने का ट्राई करती है और उसको एक नाइट क्लब में एज अ होस्टेस जॉब मिल भी जाती है। और इसके साथ-साथ वो अपनी एडिक्शन, वो अपने नशे की आदत से भी छुटकारा पाने की कोशिश करती है। और इसके बाद कुछ समय तक चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही थी। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये ज़्यादा समय तक लास्ट नहीं करने वाला था। 1997 में फैन एक आदमी से मिलती है जिसका नाम था जॉन और वो 34 साल का था। और उसका काम क्या था? वो एक पिम्प था। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ पिम्प। पिम्प वो लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स को अरेंज करते हैं और क्लाइंट से उनकी बातचीत करवाते हैं। इसके साथ-साथ जॉन ड्रग्स की भी डील करता था। अब आप इसके प्रोफ़ेशन से, इसकी जो भी ये काम करता था उससे समझ गए होंगे कि ये एक डेंजरस आदमी था। इसके साथ रहना ठीक नहीं था। मगर क्योंकि फ़ैन नशे की आदी थी और उसको नशे का सामान इसी आदमी से मिल सकता था, इसलिए ये इस आदमी से दूर नहीं जा पा रही थी। और लेटर ऑन वो इस आदमी के साथ ही इन्वॉल्व हो जाती है
और खुद भी एक ड्रग डीलर बन जाती है। अब फैन क्लब में एज अ होस्टेस काम कर रही थी। वो अपना शरीर बेचती थी, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूशन में थी। उसके बाद वो ड्रग डीलर भी बन गई थी। काफ़ी सोर्सेस से उसको पैसा मिल रहा था। बट जिसके मन में एक बार लालच आ गया, वो लालच पैसों के लिए कभी नहीं रुकता। और इसके बाद फैन ने कुछ ऐसा किया जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिर एक दिन जब फैन और चॉन आपस में सेक्सुअल रिलेशन बना रहे थे, उसके बाद फैन ने एक हरकत की। उसने चॉन के वॉलेट में से $4,000 चुरा लिए। अब जल्द ही ये बात चॉन को पता लग गई कि फैन ने उसके वॉलेट से $4,000 चुराए हैं, और वो अपने पैसे डिमांड करने लगा। और $4,000 के साथ साथ वो एक इंटरेस्ट भी उससे डिमांड करने लगा कि उसके अलावा तुम मुझे $10,000 एज एन इंटरेस्ट और दोगी। अब जो $4,000 फैन ने चुराए थे, वो तो उसने कैसे भी करके चॉन को वापस कर दिए, मगर बाकी अमाउंट के लिए उसने चॉन से कुछ वक्त मांगा। मगर चॉन सब्र करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और उसने कुछ बहुत ही हैवानियत भरा कर दिया। मार्च 1999 में चॉन ने अपने दो गैंग मेंबर्स को भेजा, लियोंग शिंगशो और लियोंग वालू। उसने अपने गैंग मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि तुम फैन को किडनैप करो और उसको मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को और अपने बाकी जानने वालों को अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उनसे बोला कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो, इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद तुम सभी मुझे पैसे देना। अब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे, फ़ैन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे थे, और धीरे धीरे पैसे जॉन को वापस कर रहे थे। मगर जॉन की हैवानियत यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली थी। उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि उसके पैसे उसे वापस मिल गए। फ़ैन का शरीर बेचकर ही वो तो अभी फ़ैन के साथ और भी दरिंदगी दिखाने वाला था। वो अपने एरिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाला था कि कोई लड़की अगर उसका पैसा चुराएगी तो उसके साथ क्या होगा। जॉन और उसके दो गैंग मेंबर्स फ़ैन को एक अपार्टमेंट की थर्ड फ्लोर पर ले जाते हैं, और ये अपार्टमेंट ग्रैनविल रोड पर था। इन तीनों ने फ़ैन को एक इलेक्ट्रिकल वायर से अच्छी तरीके से बांध दिया और उसको पीटना शुरू कर दिया, और ये इंश्योर करने के लिए कि बाहर के किसी भी आदमी को उसकी चिल्लाने की आवाज़ें ना सुनाई दें, वो गंदे कपड़े उसके मुंह में ठूस रहे थे ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकल सके। और उसके बाद वो उसको मारते, पीटते, उसको टॉर्चर करते, और ये सब कई हफ्तों तक चला। अब इसी समय पर चॉन एक लड़की को डेट कर रहा था, और वो 13 साल की थी। वो चॉन से काफ़ी छोटी थी। वो भी इन तीनों के साथ पार्टिसिपेट करती थी फ़ैन को टॉर्चर करने में। एक बार उसने देखा कि चॉन फ़ैन के सर पर लगातार वार कर रहा है, उसको मार रहा है, और उसने इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो भी चॉन के साथ लग गई उसको मारने। ये लड़की बाद में पुलिस वालों को बताती है कि उसे लगा कि वो ये सब फ़न के लिए कर रहे थे, और मैं भी ये सब फ़न के लिए कर रही थी। हर दिन ये मॉन्स्टर्स एक नया तरीका निकालते थे जिससे वो फ़ैन को टॉर्चर कर सके, और इस टॉर्चर में इंक्लूडेड था फ़ैन की स्किन को प्लास्टिक और कैंडल वैक्स से जलाना। और जब वो उसे टॉर्चर करने से थक जाते थे या बोर हो जाते थे, तो वो दूसरे कमरों में जाके वीडियो गेम्स खेलने लगते थे। इस तरीके से कि जैसे पिछले कमरे में कोई अधमरी औरत पड़ी ही नहीं हुई। और ये सब यू वोंट बिलीव 1 महीने तक चलता रहा, और अब फ़ैन काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ना ही वो चल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। इन लोगों ने फ़ैन के तलवे तक जला दिए थे। आई फ़ील कि इस पॉइंट तक फ़ैन की बॉडी एकदम नम हो चुकी थी, सुन्न पड़ चुकी थी, सारा टॉर्चर सह के। अब वो लोग उसे मारते थे तो फ़ैन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि उसको कोई भी अब दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, या शायद वो उसकी आदी बन गई थी। और ये चीज़ उन 3 मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन तीनों में से किसी एक ने ये प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि इसको टाँग देते हैं एक तरीके से रस्सी से, और इसको पंचिंग बैग की तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो लोग ये बात मान लेते हैं, और उसके बाद वो एक बिजली की तार से उसकी कलाइयों को बांध देते हैं, उसको पंखे से लटका देते हैं, और उसको ऐसे ही कई घंटों तक या फिर पूरी-पूरी रात तक ऐसे ही लटके रहने देते हैं। एंड उन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें फ़ैन के साथ की, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक कि ये वैलिड होगा। एंड
आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर 15 अप्रैल 1999 को ये गैंग डिसाइड करता है कि वो बाहर डिनर करने जाएंगे और फैन को ऐसे ही मरने के लिए यहाँ छोड़ देंगे। और जब ये फैन को छोड़कर गए तो उस समय फैन बाथरूम में थी, अकेली थी और लॉक्ड थी। जब ये लोग कई घंटों के बाद घूम फिर के खा पी के घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि फैन पहले से ही मर चुकी थी और उसकी बॉडी में से तो अब स्मेल भी आने लगी थी। एंड गाइस, अब आपको लग रहा होगा कि फाइनली अब वो कम से कम फैन के शरीर को तो अकेला छोड़ देंगे, बट नो, वो ऐसा नहीं करने वाले थे। इनफैक्ट इसके बाद उन लोगों ने जो किया वो बहुत ही सिक और ट्विस्टेड था। इसके बाद ये लोग फैन की बॉडी को बाथ टब में रखते हैं और एक आरी की मदद से उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगते हैं। इसके बाद वो उसके शरीर के टुकड़ों को उबालने लग जाते हैं। इसमें कितनी हैवानियत और दरिंदगी भरी हुई है, आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड जिस बर्तन में इन लोगों ने फैन के बॉडी के पीसेस को उबाला था, जिस चम्मच से उसकी बॉडी के पीसेस को इन्होंने उठाया था, उसी बर्तन में और उसी चम्मच से वो अपना डिनर भी कुक करते हैं और फिर उसको खाते भी हैं। जब एक बार उनको लगता है कि उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा उबाल लिया है, उसके बाद वो कचरे में कचरे के थैले में उसके बॉडी के पार्ट्स को बांधते हैं और बाकी कूड़े के साथ फेंक देते हैं। इन सब में जो बचा तो वो था फैन का कटा हुआ सर। और इसके कटे हुए सर को वो कुछ देर तक उबालते हैं और उसके बाद एक हेलो किटी मरमेड की डॉल में उसके हेड को बंद कर देते हैं। वो इस डॉल को सिल देते हैं और इसके अंदर फैन का कटा हुआ सर था। अभी भी फैन के शरीर के कुछ हिस्से बचे हुए थे और इसके बाद जॉन एक और हैवानियत भरी हरकत करता है। वो अपने कुछ मेंबर्स को बुलाता है और उसके बचे हुए पीसेस दे देता है और बोलता है कि ये पीसेस तुम कुत्तों को खिला देना। इसके बाद जॉन फैन के इंटरनल ऑर्गन्स को एक प्लास्टिक बैग में रखता है और फ्रिज में स्टोर कर देता है। लेट्स मूव बैक टू द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर मैंने बोला था कि पुलिस को उस अपार्टमेंट में उस हेलो किटी डॉल में जो भी मिला वो बहुत शॉकिंग था और वो पूरा केस यही था। इसके बाद पुलिस इन तीनों आदमियों को कस्टडी में ले लेती है। सारी डिटेल्स पता होने के बाद, सब कुछ साफ साफ पता होने के बाद भी ये तीनों आदमी कोर्ट में कहते हैं कि हमने फैन के साथ कुछ नहीं किया, हम इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद तो ये तीनों एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि फैन के साथ टॉर्चर और उसका मर्डर हमने नहीं, इसने किया है। वो लोग किसी के भी सगे नहीं थे। अब जो इन तीनों आदमियों जॉन और उसके दो गैंग मेंबर्स के लॉयर थे, वो कोर्ट में ये भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि शायद फैन ने ओवरडोज कर लिया होगा ड्रग का, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। आई मीन, ये सारे आदमी कहाँ से एक साथ इकट्ठे हुए थे, चाहे वो क्रिमिनल्स हो चाहे वो लॉयर हो, सब किसी के दिमाग घूमे हुए थे। लॉयर जज को बताता है कि शायद ओवरडोज के बाद फैन की डेथ हो गई हो और इन तीनों को लगा हो कि इन पर डेथ का इल्ज़ाम ना आ जाए, इसलिए डर की वजह से इन लोगों ने फैन की बॉडी को चॉप किया हो और उसके साथ आगे जो भी किया वो किया हो। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है फैन के एक्स हस्बैंड की और वो कोर्ट में टेस्टिफाई करता है कि फैन ने ड्रग यूज़ करना काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिया था और स्पेशली जिस ड्रग की बात हो रही थी वो था मेथ। और ये ड्रग फैन ने काफ़ी समय पहले यूज़ करना बंद कर दिया था जब वो प्रेग्नेंट हुई थी अपने बेटे के साथ। अब क्योंकि फैन की बॉडी जिस तरीके से पुलिस को मिली थी, पहली बात तो वो बॉइल्ड थे सारे पार्ट्स एंड कुछ पार्ट्स मिसिंग भी थे। सो मेडिकल एग्जामिनर्स ये पता लगाने में असफल रहे कि फैन की डेथ का असल रीज़न क्या था। इस बात में कोई डाउट नहीं था कि फ़ैन को बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, मगर ये कहना मुश्किल था कि उसी टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हुई या नहीं। एंड गाइस, ड्यू टू दिस रीज़न जज और ज्यूरी डिसाइड करते हैं कि इन तीनों आदमी पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे। कैन यू बिलीव दैट? जज ये बोलते हैं कि कोई भी एविडेंस ये प्रूव नहीं कर रहा कि ये तीनों आदमी फैन को मारना चाहते थे। वाओ! जिन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, उन्हें सिर्फ उम्र कैद की सज़ा हुई और वो भी विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। उनको पैरोल मिल सकती थी
वो जेल से बाहर जा सकते थे 20 साल के बाद। एंड गाइस, इन तीनों को सज़ा मिली थी ईयर 2000 में, और 20 साल तो अब तक पूरे हो चुके हैं। सो ये आदमी कभी भी जेल से बाहर निकल सकते हैं। कैन यू इमेजिन? कोर्ट ने एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया था, और उस साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इन तीनों आदमियों को एक डिसऑर्डर था, जो कि था साइको सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर। और इसका मतलब ये था कि इन तीनों आदमी में कोई भी इमोशन नहीं थे, और जो भी हरकत इन लोगों ने की थी उसके बारे में उनको कोई गिल्ट नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लड़की जो सबसे पहले पुलिस के पास गई थी, जो कह रही थी मुझे एक भूत परेशान कर रहा है एक लड़की का, वो कौन थी? तो वो वही जॉन की गर्लफ्रेंड थी, जो कि 13 साल की थी और इस सब में इन्वॉल्व थी। अब इन्वॉल्व तो ये भी थी, बट इस लड़की पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे सबूत पुलिस के पास लेकर आई थी, और इस पूरे केस का सच भी इसी लड़की की वजह से पुलिस के सामने आया। बट गाइस, चीज़ें यहाँ पर एंड नहीं होने वाली थी। इस अपार्टमेंट के ही आसपास कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। उसी अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर एक लड़की एक कमरा रेंट पर लेती है। उसे इस मर्डर के बारे में नहीं पता था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर रहने गई थी, और कुछ ही समय बाद उसके साथ कुछ वियर्ड चीज़ें होने लगती हैं। उसको रात को सोते समय एहसास होता है कि कोई उसे छू रहा है, और उसे अक्सर एक औरत की रोने की आवाज़ भी आती थी, और ये आवाज़ें उसे दूसरे अपार्टमेंट में से आती थी, जो कि खाली पड़ा हुआ था। वहाँ के कुछ दूसरे रहने वाले लोगों ने भी ये शिकायत की कि जब वो सीढ़ियों पर से उतरते या चढ़ते थे तो उन्हें एक फीमेल घोस्ट नज़र आती थी। और उसी अपार्टमेंट के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर एक हेयर सैलून था, और रात को वो लोग अपने हेयर सैलून को लॉक करके जाते थे एज़ यूजुअल, और जब वो सुबह आते थे तो अक्सर उन्हें अपने सैलून के अंदर हेलो किटी की डॉल्स मिलती थी। और जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो ये पाया गया कि जब उस सैलून का ओनर सैलून को लॉक करके वहाँ से जा रहा था, तो उसके पीछे एक भूतिया साया भी था। इतनी सारी स्टोरीज़ के बाद तो गाइस कोई भी उस बिल्डिंग में नहीं रुकने वाला था, और सालों तक ये बिल्डिंग खाली पड़ी रही, और फिर फाइनली 2012 में इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। गाइस, निर्भया, जुनको फ्यूरुटा, सिल्विया, इन सब के केसेस के बाद, हर केस पे रिसर्च करने के बाद मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा सिमिलर केस शायद मेरे को आगे ना आप लोगों के साथ डिस्कस करना पड़े। बट स्टिल, ये दुनिया बहुत बुरी है, और लोग बहुत बुरे हैं, एंड उन्हीं बुरे लोगों का ये एक केस था जो मैंने आज आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया। एक बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट लड़की फ़ैन का। आप लोगों की इस केस के बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।